बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज मैं बात करूंगा कि सेटलमेंट के हवाले से और सेटलमेंट एक्ट के हवाले से बात होगी, और मज़ीद ये होगा कि ये अलाटमेंट का क्या प्रोसीजर था और ये किस तरह से अलाटमेंटें होती रही हैं, और ये कानून यानी अलाटमेंट का कानून जो बनाया है 1956 में बना, फिर 1957 में बना, फिर 58 में बना, और इनकी क्या ज़रूरत पेश आई और ये क्यों बनाए गए। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात यूँ है कि जो ही आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले जो है वो आपको इंटीमेट होगी और आपको वो सबसे पहले पहुँचेगी, जिससे आप जो है वो नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि जो सेटलमेंट एक्ट हैं इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और सेटलमेंट का असल में मकसद क्या था। सेटलमेंट का असल में मकसद ये था कि इंडो पाक की पार्टीशन 1947 में हुई, और पार्टीशन के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ आए, और इसी तरह से हिंदू सिख वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ हिजरत कर गए। और इतने बड़ी कसीर तादाद में लोगों की सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोचा कि इनकी सेटलमेंट के लिए कोई कानून बनना चाहिए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सेटलमेंट लॉज जो हैं वो इस्टेब्लिश किए, और उसी के तहत जो रिफ्यूजी इंडिया से पाकिस्तान में आए या जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में आए उनकी सेटलमेंट्स के लिए जो हैं वो लॉज बने, कवानीन बने, और उसके तहत जो ज़मीनें हिंदू सिख और दीगर जो लोग थे वो छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया चले गए, उन ज़मीनों को हम प्रॉपर्टी अवैक्यू प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी ज़मीनें जो महाजरीन जो है वो पाकिस्तान से छोड़कर इंडिया में चले गए वो अवैक्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, या वैक्यू जो मुस्लिम ट्रस्ट हैं, जो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सेटलमेंट के मसले को हल करने के लिए ये लाज जो हैं वो मार्ज वजूद में आए। और इन लाज के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिफ्यूजी जो है वो इंडिया से मुसलमान लोग पाकिस्तान में आए उनकी सेटलमेंट के लिए जो है एक तरीक़ाकार वज़े किया, और इस तरह से बाज़ एरिया में वो जो इंडिया से लोग पाकिस्तान में आए थे वहाँ से उनका रिकॉर्ड मंगवाया गया, और इसी तरह से जो जम्मू कश्मीर से लोग आए थे उनका रिकॉर्ड चूँकि नहीं आया था, इसलिए उनकी सेटलमेंट जो है वो ज़्यादातर आर्जी तौर पर यानी आर्जी अलाटमेंट, टेम्परेरी अलाटमेंट उनको दी गई 7.5 एकड़, और इससे ज़्यादा भी कहीं दी गई, यानी फ़ी कुनबा के हिसाब से उनको जो है वो अलाटमेंट दी गई। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर की तरफ से आए थे उनको चूँकि राशन कार्ड भी दिए थे, और उसी राशन कार्ड की बेस पे उनका जो रिकॉर्ड होता था वो राठिया में रखा गया, और वहाँ पे चूँकि राशन कार्ड का रिकॉर्ड था और उसी बेस पे जो ख़ानदान थे जिनके नाम वहाँ पे रजिस्टर थे उन लोगों को टेम्परेरी अलाटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी, और इसी तरह से उनको विलेजेस में या जहाँ भी वो लोग बैठे हुए थे वहीं पे उनको सेटल कर दिया। ये इन कवानीन का मकसद था। और इसी तरह से जो लोग इंडिया में आए वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया से जहाँ जहाँ से जो लोग आए वहाँ से रिकॉर्ड तलब किया, रिकॉर्ड मंगवाया, और जो लोग जितने जितने मालिक इंडिया में थे उसी हिसाब से उनके यूनिट जो हैं वो उनकी फ़र्दें मंगवाईं, और फ़र्दों के मुताबिक उनके यूनिट बनाए गए, और उन यूनिट की बेस पे पाकिस्तान में जो है उनको ज़मीनें अलाट की गईं, और उसी तरह से उन लोगों को पाकिस्तान में सेटल किया। ये असल में ये सेटलमेंट के कवानीन थे। पहले 56 में बना, फिर 57 में कवानीन बने, फिर 58 में बने। ये सारे के सारे ये सेटलमेंट लॉ थे जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो चेंज होते रहे। फिर इसी तरह 74 में कवानीन बने, 73 में भी बने, फिर 75 में जो है ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया, और सारे एक्ट जो हैं वो सारे के सारे 75 में जो है वो रिपील कर दिए। यानी जितने सेटलमेंट एक्ट थे वो 75 में जो 1975 में जो है वो सारे के सारे रिपील हो गए, और उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी कि अब जो है वो सेटलमेंट नहीं होगी। जब रिपील एक्ट आ गया तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि जितने भी सेटलमेंट लॉज थे जो वहाँ पे क्लेम बनते थे या फ़र्दें थी या जिस तरह से वो रिकॉर्ड थे वो अब नए सिरे से नहीं बनेंगे। जो पेंडिंग है
या जो रिकॉर्ड पाकिस्तान जहाँ पे सेंटर रिकॉर्ड में आ गया है और जिनको अलाटमेंटें हो चुकी हैं वो हो चुकी, अब नए सिरे से कोई अलाटमेंट नहीं होगी और ये पाबंदी लग गई। और इसी तरह से जो पहले के लाटी हैं या जिनके केसेस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो इसके रिपील एक्ट के 75 के सेक्शन 22 के तहत वो अगर रिमांड होके आते हैं तो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर जो है, जो एज ए नोटिफाइड ऑफिसर, जो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का अहदा तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जो नोटिफाइड ऑफिसर गवर्नमेंट जो है वो मुकर्रर करेगी सेक्शन 22 के हवाले से, तो वो नोटिफाइड ऑफिसर रिमांड केसेस जो हैं वो सुनेंगे सिर्फ सेटलमेंट के। और इस तरह से जो केसेस पेंडिंग है अलाटमेंट के लिए उनकी अलाटमेंट हो सकती है, और जो केस पेंडिंग नहीं है या जिनकी अलाटमेंट नहीं हुई या जो लोग रह गए हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी ये चैप्टर जो है वो गवर्नमेंट की असल में इसमें मतलब ये था कि इस अलाटमेंट के चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए, और वही हुआ और उन्होंने 75 में इसको क्लोज़ कर दिया। अब जो है, अब जो केसेस जो हैं वो जो चल रहे हैं वो वही हैं, या तो वो हाई कोर्ट से रिमांड है या फिर वो पहले से अलाटमेंट के लिए अप्लाई थे, सेटलमेंट कमिश्नर के पास थे, और इस तरह से ये कवानीन बने और इस तरह से बहुत से यानी मोस्टली लोगों को सेटल कर दिया गया पाकिस्तान में। उनको ज़मीनें अलाट की गई, कई लोगों को परमानेंट ज़मीनें अलाट हो गई, कई को आर्जी तौर पे अलाट हुई, और इसी तरह से कई लोगों को ट्रस्ट प्रॉपर्टी हैं वो अलाट हो गई। इस तरह से गवर्नमेंट रेंट भी लेती रही है जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी के बहुत से शहरों में, या जहाँ भी वो थी उनके रेंट जो है वो वसूल करती रही है। और जो मालकान जिनको कब्ज़ा दिया था या आर्जी टेम्प्रेरी लाठी जो थे उनसे भी रेंट जो है वो वसूल किया जाता था, जिनके कब्ज़े में थे उनसे रेंट वसूल किया जाता है। आस्ता आस्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में नोटिफिकेशन किए और फिर ऐलान किया कि जो लोग जो टेम्प्रेरी लाठी हैं वो अगर प्रोप्राइटरी राइट लेना चाहें, यानी वो अगर परमानेंट जो है वो मालिक बनना चाहें, तो वो गवर्नमेंट ने एक फ़ीस जो है वो मुकर्रर कर दी कि इतने फ़ी यूनिट के हिसाब से जमा कराएं रेवेन्यू में, और इस तरह से वो परमानेंट जो है उनकी मलकियत डिक्लेयर होएगी, जिसको वो आगे फर्दर बेच सकते हैं या फिर अपनी मलकियत के तौर पर जो है उस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। दोस्तों, ये था सेटलमेंट एक्ट्स का मकसद, जो सेटलमेंट एक्ट जो है वो बनाएगी, और इन एक्ट्स की को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडिया से मुसलमान लोग यहाँ पाकिस्तान में आए उनको आबाद किया गया, उनको अलाटमेंट दी गई। इसी तरह से उन लोगों को इंडिया से जमाबंदियाँ आई, फिर उनके यूनिट बने, फिर उनके क्लेम बने, फिर क्लेम को उन मुख्तलिफ अजला में भेजा गया और मुख्तलिफ तहसीलों में जो है वो उनको अलाट कर दिया गया, और उनको उनकी जो अलाटमेंट है वो यानी RL2 पे कर दी गई, और इस तरह से वो लोग वहाँ पे सेटल हो गए। दोस्तों, आजकल जो आड़े आ रहा है वो ये सिचुएशन है कि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता लगा कि एक दौर आया इसी सेटलमेंट के दौरान कि उसमें जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने कहा कि इस जो सेटलमेंट का चैप्टर है इसको ख़त्म करना है, लिहाजा जितनी भी रिकॉर्ड पेंडिंग है या जितनी भी क्लेम पेंडिंग है सबको जो है वो मुख्तलिफ अजला में भिजवा कर जो है इनको अलाटमेंट दे दी जाए। और इस तरह से महकमे में बहुत तेज़ी से काम हुआ। बहुत से मुस्तक लोग थे जो क्लेमेंट थे, उनको नहीं पता चला कि उनका क्लेम किस डिस्ट्रिक्ट में किस ज़िला में चला गया है, लिहाजा आज तक वो जो सिस्टम है वो आज तक चल रहा है, और आज तक लोग अपने क्लेम ढूंढ के जो है वो ज़मीनें ढूंढ रहे हैं। ये सिस्टम चलता रहा और आज तक चल रहा है, और बहुत से लोगों इसमें कामयाब भी हुए। कई लोगों को सेंटर कार्ड से पता चला कि उनका क्लेम तो फ़लाँ ज़िले में गया थे, वहाँ फिर उस ज़िले में जाके या उस तहसील में जाके उन्होंने वो वहाँ पे RL2 में देखा कि उनको कितनी ज़मीन अलाट हुई है, और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी ज़मीन को हासिल किया। यानी इस तरह की आजकल जो सिस्टम चल रहा है मौजूदा दौर में, इस तरह से जो है वो सिस्टम जो सेटल हो रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद मैं इंशाल्लाह अलाटमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, और इस तरह से मैं एक आर्जी अलाटमेंट पे बनाऊंगा, और एक परमानेंट अलाटमेंट पे जो है वो वीडियो बनाई जाएगी। और इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।